हेलो दोस्तों, वेलकम टू दीपक एंथुरा एजुकेशन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की। इंडियन सब कॉन्टिनेंट जिसको आपने कई बार सुना होगा न्यूज़ में या फिर और कई कारणों से। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं, तो ये जानेंगे आज के इस वीडियो में। ठीक है, इसके बारे में बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे। जैसे कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इनमें कौन कौन से देश आते हैं और क्यों, सबसे जो महत्वपूर्ण सवाल है इसमें, इंडियन सब कॉन्टिनेंट इसको क्यों कहा जाता है, तो ये भी जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज इंडियन सब कॉन्टिनेंट? इंडियन सब कॉन्टिनेंट है क्या? तो इंडिया इज कॉल्ड, इंडिया जो है इसको कहा जाता है सब कॉन्टिनेंट। मतलब इंडिया नहीं, मतलब कि इंडिया में और भी बहुत सारे देश आते हैं, इसके पड़ोसी देश। ठीक है, तो इन सब को मिलाकर कहा जाता है सब कॉन्टिनेंट, क्योंकि इसका एक बहुत ही बड़ा एक साइज है अपने में। ठीक है, और विशेष रूप से इसकी जो ज्योग्राफी है, जो इसका भूगोल है, वो विशेष है। ठीक है, जिसके कारण से इनको कहा जाता है सब कॉन्टिनेंट। और जो इसकी कल्चरल यूनिकनेस है, ठीक है, एक सेपरेट कॉन्टिनेंट की, एक अलग कॉन्टिनेंट की। तो ये कारण है जिससे ये सब कॉन्टिनेंट इसको कहा जाता है। ठीक है, और ये जो है ये सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये एशिया कॉन्टिनेंट का एक पार्ट है अभी भी। ठीक, और जो ये टर्म है इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये कॉमनली इनको मतलब कि इसको जाना जाता है, इन सब कंट्रीज़ को मिलाकर कहा जाता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इनमें कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, जैसे कि नाम से भी यहाँ पर पता चल रहा है इंडियन सब कॉन्टिनेंट। जैसे कि सबसे बड़ा इसमें कंट्री होगा इंडिया। ठीक है, हमारा इंडिया। उसके बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, और कई कई बार मतलब कि इसको समटाइम्स इसमें जो मालदीव है, मालदीव कंट्री को भी इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, तो इन्हीं सबको मिलाकर बनता है ये हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है दोस्तों, अब एक बार मैप में भी देख लेते हैं कौन कौन से इसमें देश हैं मैप के हिसाब से भी। तो ये पूरा जो ये है, तो इसको कहा जाता है पूरे को सब कॉन्टिनेंट। इसमें जैसे कि हमने पहले भी कहा, बहुत सारे इसमें देश आते हैं, जैसे कि इंडिया, ठीक है, पाकिस्तान, ये बड़ी बड़ी इसमें कंट्रीज आती हैं। उसके बाद नेपाल हो गया, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है, श्रीलंका हो गया। उसके बाद जो मालदीव है सबसे नीचे, तो ये भी इसमें आ जाता है। और जो अंडमान और निकोबार आइलैंड है और लक्षद्वीप आइलैंड है, ये तो इंडिया के है ही। ठीक है, तो ये सब मिलाकर बनते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, हिंदी में कहा जाए तो भारतीय उपमहाद्वीप इनको कहा जाता है, इस पूरे मिले जुले रूप को। ठीक है, इन पूरे जो कंट्रीज़ हैं, इनके समूह को, इनके ग्रुप को इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब दोस्तों, बहुत सारे रीजन हैं, बहुत सारे कारण हैं जिससे कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट इसको कहा जाता है। तो सबसे बड़ा कारण है इसमें इसका बहुत ही बड़ा एक साइज होना। ठीक है, लार्ज लैंड मास, यानी कि बहुत बड़ा इसका साइज। जो ये रीजन है, पूरा क्षेत्र है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, तो ये इसका क्षेत्र लगभग कितना है, 44 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी कि 4.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 44 लाख वर्ग किलोमीटर का। ठीक है, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और ये जो इसका साइज़ है, यूरोपियन यूनियन से भी बड़ा है इसका साइज़। ठीक है, जो यूरोपियन यूनियन है, ठीक है, यूरोप की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, यूरोपियन यूनियन, तो इससे भी बड़ा है इसका साइज़। ठीक, और इसको एक कॉन्टिनेंट भी अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये एक कॉन्टिनेंट जितना एक बड़ा है। ठीक है, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जिसमें बहुत सारी कंट्रीज आती हैं। दूसरा कारण होगा इसका डिस्टिंक्ट जियोग्राफिकल फीचर, यानी कि अपना एक विशेष जो भौतिक इसके लक्षण है, इसकी विशेषताएं हैं। ठीक है, तो इससे भी इसको सब कॉन्टिनेंट कहा जा सकता है। जो द सब कॉन्टिनेंट इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एशिया, जो एशिया है, एशिया महाद्वीप है, तो इससे ये जो सब कॉन्टिनेंट है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये किस प्रकार इसको अलग करता है। ठीक है, किस प्रकार अलग करता है, तो इसमें बहुत सारे जो नेचुरल बैरियर्स हैं, जैसे कि हिमालयाज जो कि पूरी दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, ऊंची और लंबी भी। ठीक है, और ये पड़ता है इसके नॉर्थ में, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट इसके नॉर्थ में पड़ता है, नॉर्थ यानी कि उत्तर में पड़ता है हिमालय। ठीक है, उसके बाद हिंदू कुश और जो काराकोरम रेंज, ये है,
ये पर्वतमालाएं हैं, तो ये इसके नॉर्थ वेस्ट में पड़ती हैं, यानी कि उत्तर पश्चिम में। ठीक है, तो ये एशिया को मतलब कि एशिया में एशिया मतलब कि इनसे मतलब अलग होता है ये सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो ये और ये जो बैरियर्स हैं ये इसको अपना अलग ही एक फिजिकल रीजन बनाते हैं, एक विशेष फिजिकल रीजन। ठीक है, इन बैरियर्स से, चाहे वो हिमालयाज हो, हिंदू कुश पर्वत और जो काराकोरम रेंज है, ठीक है, इनसे भी इनको अलग करता है। अब दोस्तों, जो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है इसकी एक अपनी ही टेक्टोनिक प्लेट हिस्ट्री है। जैसे कि आप सभी को पता होगा जो इंडिया है, ठीक है, इंडिया सबसे पहले अफ्रीका का एक पार्ट हुआ करता था, अफ्रीका का मतलब कि अफ्रीका महाद्वीप से लगा हुआ एक पार्ट। तो ये धीरे धीरे जैसे ही समय बीतता गया तो उसके बाद जो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो ये पार्ट है इंडिया, तो वो धीरे धीरे ऊपर की ओर, यहाँ मतलब कि जो यूरेशियन प्लेट है ऊपर की ओर, तो यहाँ की ओर ये खिसकता गया। ठीक है, ऊपर की ओर, और धीरे धीरे ये यूरेशियन प्लेट से जा टकराया। टकराने के बाद यहाँ पर निर्माण हुआ किसका, हिमालयाज का। ठीक है, तो इसकी एक अपनी हिस्ट्री है, टेक्टोनिक प्लेट हिस्ट्री, जिससे भी इसको मतलब कि ये भी एक कारण है जिससे कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट जिसका निर्माण हुआ। ठीक है, यूरेशियन प्लेट से जाकर टकराया लगभग कितने साल पहले, 50 मिलियन ईयर्स पहले, यानी कि 5 करोड़ साल पहले आज से, जिससे कि हिमालयाज का निर्माण हुआ। ठीक है, इसके बाद इसका जो क्लाइमेटिक सिस्टम है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, वो अपने में ही एक अलग इसका क्लाइमेटिक सिस्टम है। ठीक है, अपना एक खुद का क्लाइमेट पैटर्न है इसका इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, क्योंकि इसमें जो मानसून है वो एक अपना ही एक अलग वो इफेक्ट पैदा करता है, जो मानसून है इंडियन मानसून। ठीक है, जो कि बाकी के जो एशिया के पार्ट्स हैं उनसे बिल्कुल अलग है ये इंडियन मानसून। ठीक है, ये जो मानसून है तो इससे इंडिया जो पेनिनसुला है या इंडिया जो सब कॉन्टिनेंट है उस पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। ठीक है, इसमें रेन लाने के लिए, वर्षा लाने के लिए। तो ये अब जो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है इसका अपना एक कल्चरल और हिस्टोरिकल आइडेंटिटी भी है। ठीक है, अपना एक कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक और जो ऐतिहासिक जो आइडेंटिटी है, ठीक है, खुद की पहचान है, तो वो भी इसको एक सब कॉन्टिनेंट बनाती है। ठीक है, ये भी इसका एक कारण है, क्योंकि यहाँ की अपनी अलग अलग लैंग्वेजेस, अपनी एक विशेष लैंग्वेजेस, मतलब कि बहुत सारी जो लैंग्वेजेस हैं ये इसी सब कॉन्टिनेंट में पैदा हुई। ठीक है, चाहे वो रिलीजन्स हो, रिलीजन यानी कि जो धर्म है, जैसे कि हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और सिखिज़्म, ये इसी सब कॉन्टिनेंट में ये सब पैदा हुए। ठीक है, चाहे वो धर्म हो या फिर बहुत सारी लैंग्वेजेस। और यहाँ की जो सिविलाइजेशंस यानी कि जो सभ्यताएं हैं वो भी यहीं पर पैदा हुई, इसी सब कॉन्टिनेंट में। ठीक है, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम आपने कई बार सुना होगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता। उसके बाद जो बहुत सारी डायनेस्टीज यानी कि जो वंश आए, ठीक है, मौर्य वंश, गुप्ता वंश और भी सारे जैसे मुगल वंश, तो वो भी यहीं पर इवॉल्व हुए धीरे धीरे। ठीक है, उन सभी का यहाँ पर विकास हुआ। तो ये बहुत सारी सभ्यताओं, धर्म और बहुत सारी लैंग्वेजेस है। ठीक है, लैंग्वेजेस, रिचुअल्स, अलग अलग जो कल्चर है, तो वो यहीं पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में उनकी उत्पत्ति हुई। ठीक है, बहुत साल पहले प्राचीन समय में। तो ये अपनी हिस्ट्री के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ये एक अलग वो बनता है। ठीक है, रीजन बनता है, तभी इसको कहा जाता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है दोस्तों, इंडियन सब कॉन्टिनेंट तो ये है। तो आई होप आपको ये वीडियोस अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। ठीक है दोस्तों।